बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 23 मार्च आया और गुजर गया। बहुत से अवार्ड तकसीम हुए, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अवार्ड दिए गए जो जिनका हक बनता था, और कुछ ऐसे लोगों को भी अवार्ड दिए गए कि जो एक कागज के टुकड़े के हकदार भी नहीं थे। यानी कि मैं आईजी पंजाब की बात कर रहा हूँ। आईजी पंजाब का कौन सा ऐसा कारनामा था जिस पर उसको पाकिस्तान का नेशनल अवार्ड दिया गया? यानी कि पाकिस्तान के अवार्डों को ऐसे बांट दिया गया जैसे टोकरी पे जो आजकल बिकते हैं ना, उस तरह के। ये तगमे मुल्क का नाम होते हैं। ये तगमे ऐसे लोगों को नहीं दिए जाते जो जुल्म और बर्बरियत में किसी का भी साथ दें। अगर आईजी के खाते में कोई ऐसी चीज है तो उसके हिसाब से उसको अवार्ड देना चाहिए था, वरना मेरे अंदाजे में या मेरी नजर में आईजी के खाते में, जो पंजाब का आईजी है, उसके खाते में तो सिर्फ एक ही चीज आती है, जुल्म करना, लोगों को गिरफ्तारियां करना। हुकूमत के कहने पर, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान के घर पे 2 बार उसने अटैक किया जमान पार्क में। उसके बाद लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया, 9 मई का वाक़या क्रिएट करवाया गया, और इस तरह की बातें उसके खाते में हैं। हो सकता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ये सोचकर, और हमारे जो वज़ीर आज़म है या वज़ीर दाखिला जो बन गए अभी, उन्होंने ये सोचकर उसको ये अवार्ड दिया हो। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसने जुल्म हद से ज्यादा किया, उस पर उसको अवार्ड दिया गया है। तो चलो, ये बात तो हुकूमत के ऊपर के ऐवानों में ही है, ये बहुत डिस्कस हो रही है आजकल। लेकिन दूसरी तरफ 23 मार्च आया और गुजर गया। मैं थोड़ी सी बात करूंगा आज़ादी पर, क्योंकि 23 मार्च एक ऐसा दिन है जिस दिन पाकिस्तान की यानी कि आज़ादी की करारदाद पेश हुई थी 1940 में। फिर 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और इस दफ़ा 47 जो है वो बहुत यानी कि मतनाज़ा हो गया है। यानी कि ये हुकूमत फुल 47 की है। ये वो वाला 47 नहीं है जो इसमें पाकिस्तान आजाद हुआ था। ये वो वाला 47 है जिसमें पाकिस्तान को पाबंद किया गया 47 फार्म के मुताबिक। तो इस हुकूमत में तकरीबन 70 से 75% जो लोग हैं वो 47 वाले हैं। तो अब 23 मार्च हम 47 या 40 मनाएं, उसका कोई फायदा नहीं जब आपके मुल्क में आजादी नहीं है। अवाम के हकूक की कोई आज़ादी नहीं, इंसानी हकूक की कोई आज़ादी नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं, चलने की आज़ादी नहीं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं, यानी कि हर किस्म की पाबंदियां हैं। फिर हम आज़ादी किसको कहते हैं? क्या ये आज़ादी होती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलो, जो भी है ठीक है, जो ये बेहतर समझते हैं करते हैं, लेकिन इनका हर मनसूबा फेल क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि अवाम समझदार हो चुकी है, अवाम जाग चुकी है, अवाम को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के लिए कौन है और पाकिस्तान के खिलाफ कौन है। ये बात तो आप वजीर खजाना वजीर खारजा अभी बना है, उसका एक बयान आज आज यानी कि आ जाएगा, टीवी चैनलों की जीनत बन जाएगा। उसको देख लेना, जो कुछ वो कह रहा है इंडिया के लिए भी, और खास करके 8वीं प्रोग्राम के बारे में। इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडियन हमारे भाई हैं। मैं नहीं इस चीज़ में फ़र्क समझता। वजह यह है कि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, और दिन में तकरीबन मेरा ज़्यादातर जो बातचीत होती है वो इंडियन लोगों से होती है, और इंडियन लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तानी भी ऐसा ही करते हैं। ये कुछ अपनी इस्टेब्लिशमेंट के या कुछ बॉर्डर पे जो कशीदगी होती है, ये भी वक्त ज़रूरत के तहत होती है। यानी कि जब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को कोई परेशानी होती है तो वो इंडियन साइड से बातचीत करके कोई थोड़ी बहुत कशीदगी कर देते हैं, और फिर ये खबरों की सुर्खी बन जाती है कि बॉर्डर पर कशीदगी हो रही है, फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये एक एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा, ये एक इंडिया के इलेक्शन है, शायद उन्होंने भी पाकिस्तान से कुछ सीखा है, पाकिस्तान के तौर तरीके अपनाना शुरू कर दिए हैं। बहुत से सियासी लीडरान को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिए गए हैं, करप्शन के केस डाले जा चुके हैं। यानी कि इलेक्शन से पहले जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, खैर पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा हुआ और हद से ज्यादा हुआ, लेकिन इंडिया में भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो एजेंसियां हैं वो, यानी कि जो स्टेट के जो पावरफुल या पॉपुलर लीडर हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां कर रही हैं। तो यही चीजें पाकिस्तान से अब बाहर निकल रही हैं, लोग इनसे सीख रहे हैं कि इस तरह ही करो, क्योंकि बादशाहत इसी तरह कायम होती है, जुल्म और जबर करके, दूसरों को नीचे लगाकर। लेकिन पाकिस्तान में अब तकरीबन 90% लोग इस चीज को समझ चुके हैं, और वो अपना हक अब लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करने के बाद मैं थोड़ा सा उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने वोट दिया है 300 यूनिट, 500 यूनिट, इस तरह की बिजली फ्री करने का, उन लोगों को चाहिए कि वो अपने हक के लिए वो तो आवाज उठाएं कि हम बिजली का पैसा नहीं देंगे, हम बिजली के बिल नहीं देंगे, क्योंकि आपने हमें इलेक्शन से पहले वादा किया था। पंजाब की बात कर रहा हूँ, सिंध की बात कर रहा हूँ। तो आपने हमारे साथ इलेक्शन से पहले एक वादा किया था कि हम 300, 200 लोगों को तो चाहिए अलीम खान के घर के पास जाकर अपने अपने नाम दे और बोले कि ये हमारे सारे बिल पंजाब के माफ करवाओ, या 300 या 200 यूनिट कम करवाओ, यानी कि फ्री करवाओ। इसके अलावा मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बिजली और पेट्रोल का एक ऐसा यानी कि तूफान आने वाला है कि लोग सोचना भी छोड़ देंगे बल्ब ऑन करने के लिए और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। यकीन करो आप, कम अज कम पेट्रोल जो है 50 से 100 के अंदर अंदर एक बार महंगा होगा, और ये हिसाब बिजली का भी है।
تو آپ جو فری بجلی کے لالچ میں آپ لوگوں نے ووٹ دیا تھا کچھ لوگوں نے، لیکن دیا تو بہت کم لوگوں نے تھا، لیکن دیا تھا، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھائے، تب پتہ چلے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھا سکتے ہیں نا، یا اسی طرح ووٹ دے کر چپ ہو جائیں گے؟ تو یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں۔ دوسری سائڈ میں جو عمران خان کے کیسز ہیں، بہت سارے کیس تو ابھی اڑنے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل چکا ہے اور بیرونی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان کے بغیر ملک چلانا ناممکن ہے، یا طریق انصاف کو اعتماد میں لینے کے بغیر ملک چلانا مشکل ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ بہت ہی خطرناک بیان دے رہا ہے۔ پہلے بھی اس نے ایک بار ایسا ہی کہا تھا کہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، اب تو وہ حد سے گزر چکا ہے۔ اس نے کہا کہ خان صاحب کے وجود کو ہی وہ تسلیم نہیں کرتا، بولتا ہے اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے۔ اب اصل چیز کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کو پیچھے سے کسی نے کہا ہو کہ آپ اس چیز کو اٹھاؤ، مجھے تو یہ چیز نہیں، لیکن اس پر تو کمیشن بھی بننا چاہیے اور انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ رانا یہ چیزیں کس بنا پر یہ بات کہہ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو پاس کوئی خبر ہوگی تو وہ یہ بات کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے تقریباً 16 مہینے وزیر داخلہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ دہشت گردوں سے تو ان کے فل مناسب ہے۔ اس کی سامنے مثال جو آج کل کچے میں پہنچے ہوئے دہشت گرد ہیں، وہ کچے کے ڈاکوں کے بیس میں ہے، حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ایسا ہی سندھ میں بھی ہے۔ کیونکہ جب پہلی بار سپریم کورٹ نے الیکشن کا حکم دیا تھا تو آئی جی پنجاب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس فورس نہیں ہے، وہ کچے کے ڈاکوں کے خلاف مصروف ہے۔ لیکن کچے کے ڈاکو تو ان کی حکومت کے دوران اتنا یعنی کہ اثر رسوخ پیدا کر دیا انہوں نے کہ اب وہ اسلحہ اٹھا کر گھوم رہے ہیں، اور ساتھ میں پولیس والے بھی سامنے ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پکے کے ڈاکو کا ان کو فل سپورٹ ہے، لیکن کچے کا ڈاکو جو دہشت گرد یا ڈاکو ہیں ان کو خاص کر کے نون لیگ کی پوری سپورٹ ہے، اور رانا ثناء اللہ کی تو پوری سپورٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جن کا تعلق رانا ثناء اللہ سے ہے، اور وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ تو اب اس کے بیانات سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ خان کی جان کو بہت شدید خطرہ ہے۔ کیوں؟ یہ کسی ٹائم بھی اپنی بقا کے لیے یہ کسی ٹائم بھی کچھ کروا سکتا ہے۔ تو میں پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں، اور خاص کر کے عدلیہ سے اور حکومت سے، کہ اس چیز پر انکوائری ہونی چاہیے کہ رانا یہ بیانات کس بنا پر دے رہا ہے، اور ایسی خطرناک بات کہ خان کا وجود ہی یعنی کہ نہیں ہونا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ وجود ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انشاءاللہ سیاسی طور پر ہم پاکستان سے تمہارے جیسے گندے لوگوں کا وجود ختم کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ نون لیگ، پیپل پارٹی، ایم کو ایم، یہ تینوں پارٹیاں ہیں۔ یہ اپنے مفاد کے لیے پورے پاکستان کو گندا کر رہے ہیں۔ اب تو لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔